सबसे पहले ख्वाजा आसिफ साहब का ये बयान जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई कौम से ही माफ़ी मांग लें 9 मई के वाक़ये के ऊपर, इसके ऊपर आप क्या समझते हैं, क्या सोच रही है इस वक्त गवर्नमेंट? देखिए, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, उनकी राय है, वो जाहिर है मुस्लिम लीग नून के बड़े सीनियर रहनुमा भी हैं और इस वक्त वफाकी वज़ीर भी हैं। तो गवर्नमेंट का नैरेटिव ऑलमोस्ट वही है जो कि हमने कुछ अर्से पहले DGI-SPR का भी देखा था और उन्होंने भी इसी तरह की बात की थी। तो ये एक स्टेट नैरेटिव है जो सामने पेश किया जा रहा है, लेकिन मसला ये है कि जिससे कहा जा रहा है वो तो इस चीज़ को ओन ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि जी आप एक कमीशन बनाएं, तहकीक कर लें और अगर साबित हो तो आप सज़ा दे दें या उसके बाद की सूरत हाल है। तो एक दो मुख्तलिफ बयानिए हैं, उसकी बुनियाद पर ये सब कुछ हो रहा है। बयानिया ये है प्रैक्टिकल अप्रोच, मज़हर साहब आपको लगता है प्रैक्टिकल अप्रोच भी तहरीके इंसाफ के लिए यही होगी? आगे जाकर भी माफ़ी मांगनी है, अगर वो सॉर्ट कर लें चीज़ों को और माफ़ी मांग लें, पब्लिक अपॉलॉजी पे आ जाएं, तो उनके लिए मामलात आसान हो सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल एक बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। जब सियासत जो है वो बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। क्या नवाज शरीफ साहब ने 12 अक्टूबर को जो कुछ हुआ, जो उस वक्त की स्टेट का नैरेटिव था या जनरल मुशर्रफ का नैरेटिव था और नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव था, दो मुख्तलिफ थे ना। तो इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि 9 मई जो है वो बहुत बड़ा वाक़या था, बहुत संगीन वाक़या था। लेकिन उसके बाद ये भी हमने देखा कि पिछले 2 सालों में 9 मई के ऊपर सियासत बहुत की गई और 9 मई को एक कानूनी जो और एक ज़ाहिर है कितना बड़ा इवेंट था, उसमें जिन लोगों के बारे में ये कहा गया था कि ओपन एंड शट केस है, उस केस ओपन एंड शट केस को 2 साल लगा दिए और उसमें बहुत से लोग जो है 9 मई की माजरत करके वो या तो सियासत से किनारा कश हो गए या उन्होंने दूसरी जमातें ज्वाइन कर ली। तो एक तो आउटकम हमने 9 मई का ये देखा। दूसरा, 2 साल बाद अब बड़ी तेजी से सजाएं हो रही हैं, तकरीबन 100-150 लोगों को सजाएं ऑलरेडी हो चुकी हैं, कुछ लोगों को बरी कर दिया गया है और उसमें जाहिर है तहरीक इंसाफ के जो है मरकजी रहनुमा शामिल हैं, जिसमें उमर अयूब भी हैं, शिबली फराज भी हैं और इवन जो आपके दीगर उनके पंजाब इंटरेस्टिंगली जिनकी बरियत हो रही है उनके बारे में PTI के अंदर ही बहुत ज़्यादा अजीब किस्म की राय पाई जा रही है कि भाई इन लोगों की बरियत क्यों हो रही है अगर बाकी सबको जो है सजाएं मिलती जा रही है। वो तो तहरीक इंसाफ की अंदर की पॉलिटिक्स है, उसमें उसकी और पेचीदगियां हैं अंदर की पॉलिटिक्स की। लेकिन अहम चीज ये है कि जिससे कहा जा रहा है उसके खिलाफ तो आप मुकदमा चलाएं ना। एग्जैक्टली। आप क्यों ख्वाजा आसिफ साहब या कोई ये बात करे कि वो माफी मांग लिया? मैं यही आपसे एक्चुअली पूछना चाह रही थी कि ये जो कोशिश की जा रही है सिर्फ झुकाने की एक कोशिश है, ईगोज को सेटिस्फाई करने की कोशिश है, या वाकई में जिससे कहा जा रहा है माफी मांगने का उसको ये भी तो देखना पड़ेगा कि वो रिमोर्स फील कर रहा है या नहीं कर रहा, अपने केस में पछतावा फील कर रहा है या नहीं कर रहा। देखिए, ये जो सारी बातें ये खिलाफ कानून है और उसकी वजह यह है कि एक शख्स का मुकदमा अदालत में है और बाहर से बैठ के ये मशवरा दिया जा रहा है कि माफी मांग लें। आप मुकदमा चलाएं ना, आप ऐसा मुकदमा चलाएं जिसको इंटरनेशनली नेशनली सब रिकग्नाइज करें। एक खुली अदालत में एक मुकदमा चलाएं, उनके खिलाफ जो इल्जामात हैं साजिश करने के दीगर चीज पे उनका चलाएं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि उसमें साबिक जो DGI थे जनरल फैज, वो भी इसमें कहीं ना कहीं है, तो हमें कुछ नहीं पता। बिल्कुल अहम बात यह है कि जिसकी बुनियाद पे पूरा नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उस शख्स पे अब तक मुकदमा क्यों नहीं तेजी से चलाया जा रहा? आप मुकदमा चलाएं, इल्जाम साबित हो सजा दे दें उसको, साबित नहीं हो तो बरी हो जाएंगे और सजा के बाद उनके पास ये इख्तियार होगा कि अगर वो समझते हैं कि जो है अदालत में फ्री एंड फेयर ट्रायल हुआ है और मुझे सजा हुई है तो सजा के बाद भी माफी का तो रास्ता हमेशा खुला रहता है, तो उसके बाद भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये चीज सियासी लगती है, उससे पहले ये सारी बातें जो हैं ये सियासत की जा रही है और जिससे खुद 9 मई का जो असल 9 मई की इतनी सीरियस केस था
उसको आप सियासत करके सियासी अंदाज में डील करेंगे, खराब कर रहे हैं। मजहर साहब, आपको इतना अरसा हो गया, दिहाइयां हो चुकी हैं जर्नलिज्म करते हुए, इन सारी पॉलिटिक्स को, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स आपने देखी है, मुख्तलिफ सियासी जमातों की हुकूमतें आपने देखी हैं, उसके बावजूद कुछ तब्दील होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त अगर हम बात करें पीटीआई की अंदरूनी सियासत की, तो यहाँ पर जो उखाड़ पिछाड़ चल रही है, जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, वो बहुत ही अजीब किस्म के भी हैं और ऐसा लग रहा है कि अंदर से तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही है। एक तो बाहर से एक्सटर्नल कोशिश है, एक अंदर से भी कोशिश की जा रही है। किस तरह से आप एनालाइज कर रहे हैं पीटीआई की अंदरूनी सियासत को? देखिए, ये चीजें कोई नई नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ एक तरफ हुकूमत का दबाव है, एक तरफ जो गैर सियासी कुव्वतें हैं उनका दबाव है, उनके लोग गिरफ्तार हैं, उनके बहुत से लोग अंडरग्राउंड हैं, बहुत से लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के दीगर जमातों में चले गए हैं, बहुत से लोग खामोशी से घर बैठ गए हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं, मादी में भी देखी हैं, मादी में भी इस तरह की चीज़ें हुई हैं, मादी में भी पार्टियां तोड़ी गई हैं, पार्टियां बनाई गई हैं, हुकूमत तोड़ी गई है, हुकूमत बनाई गई है। तो कोई नई चीज़ नहीं हो रही, सिर्फ ये कि उसका दायरा और ज़्यादा वसी होता जा रहा है। यानी जो सिविल स्पेस हमें नज़र आती है गवर्नमेंट में, बज़ाहिर ये एक सिविलियन गवर्नमेंट है, लेकिन आप देख लें वज़ारत दाखिला में हाल ही में जो तब्दीलियां हो रही हैं और दीगर जगहों पे, तो एक पॉलिटिकल डिबेट है ना कि एक सिविलियन स्पेस, एक सिविलियन गवर्नमेंट खुद ही अपनी स्पेस लूज करती जा रही है। एक पार्लियामेंट जो है वो रिडंडेंट हो गई है, मीडिया जो है वो अनडिक्लेयर्ड सेंसरशिप का शिकार है। लोगों को उस तरीके से मुख्तलिफ कवानीन के जरिए नोटिस मिलते हैं, उनको पाबंद किया जा रहा है। तो ये सारी सिचुएशन जो है ये किसी भी डेमोक्रेटिक कल्चर की नफी करती है। जो अंदरूनी इख्तलाफात की मज़हर साहब हम बात कर रहे थे, उसमें अलीमा खान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की, उनकी कई दफ़ा खबरें सामने आई हैं कि वो अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करती हैं, फिर कई लोगों से उनके इख्तलाफात भी होते हैं। सलमान अकरम राजा के साथ रिसेंटली उनका जो इख्तलाफ हुआ है ज़िमनी इंतखाबात से मुताल्लिक, बहस हुई है, शदीद बहस हुई है कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। आप इस चीज़ को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सलमान अकरम राजा साहब को मैं बहसियत वकील तकरीबन 20 साल से जानता हूँ और उन्होंने हमारे जर्नलिस्ट के, मीडिया वर्कर्स के बड़े मुकदमात लड़े हैं, वेज बोर्ड के मुकदमात लड़े हैं। उनका जो क्रेडेंशियल है वो बहुत हाई है एज ए वकील, लेकिन वो कभी भी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट नहीं रहे उस तरह के। उनका एक बड़ा क्लियर हेडेड और जो है पॉलिटिकल नैरेटिव है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से, जनरल हवाले से। लेकिन दूसरे हैं, उनको सेक्रेटरी जनरल इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया। अलीमा खान मां सिवाय इसके कि वो इमरान खान की बहन है, उनका तहरीक इंसाफ के मामलात में कोई अमल दखल नहीं है। एटलीस्ट ये जो मौरूसी सियासत की सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ बात करने वाले लीडर की पार्टी में अगर ये हो रहा है कि इमरान खान साहब की बहन की वजह से वो तहरीक के हवाले से बयान दे देती हैं, वो पार्टी के अंदर चलने वाले मामलात में बयान दे देती हैं, तो या तो वो खुलकर तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने, उनकी सियासी कमेटी में आए, इमरान खान साहब उनको कोई ओहदा दें। लेकिन एक तरफ जब उनसे ये बात की जाती है तो वो कहती है मैं तो सिर्फ अपने भाई के लिए आती हूँ। तो फिर भाई के लिए अगर सिर्फ आती हैं तो ये सियासी मामलात में उनकी मुदाखलत जो है ये खुद तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रही है। और यही वजह है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो क्या चीज़ हुई है कि जो सलमान अकरम राजा के लिए अब तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी जनरलशिप जो है बरकरार रखना जो है उनके लिए कम से कम तकरीबन मुश्किल से बल्कि नामुमकिन हो गया। आज देखें क्या ये भी पाई जाती है आज उनकी शायद मुलाकात ड्यू है, उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब वो उनको खान साहब से अगर मुलाकात होती है तो वो उन्हें अपना इस्तीफा वापस लेने और काम करने के लिए कहते हैं कि जारी रखें या वो कोई तब्दीली कर देते हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। ये मामला साहब एक राय ये भी तो पाई जाती है कि जो बानी पीटीआई हैं वो खुद से नहीं चाहते कि कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग फिगर जो है ना वो पीटीआई को मिल जाए जिससे उनकी ज़रूरत जो है वो महसूस ना हो। एक
वक्त आएगा कि जब ये अगर सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, या लेट्स सी फर्ज कर लेते हैं फ्यूचर में जाकर इन सारे मामलात से उनकी जान छूट जाती है, तो फिर वो एक सेवियर के तौर पर एक मरतबा फिर से आएंगे कि देखें जी मैं ही था, मेरी ही जरूरत थी। एक राय बहरहाल ये भी पाई जाती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ख्वाजा आसिफ साहब की एक और स्टेटमेंट के ऊपर है, जिसमें वो कह रहे हैं कि एनएफसी अवार्ड से मुतालिक अब जो टॉक्स शुरू होने वाली है उसमें अगर तब्दीली की जाएगी वो पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के बाद होगी, और 18वीं तरमीम के बाद जितने भी वसाइल सूबों के पास हैं उतने विफाक के पास नहीं है। उनके स्टेटमेंट के बारे में आपकी क्या राय है और इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? पीपल्स पार्टी भी यही चाहती है? पहले तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों बताएं कि क्या 18वीं तरमीम पे अमल हुआ। विफाक से सूबों तक तो इख्तियार आ गया, लेकिन ख्वाजा आसिफ समेत या पीपल्स पार्टी के रहनुमा बताएं कि प्रोविंशियल सूबाई असेंबली के सूबाई हुकूमत के बाद या सूबों को जो इख्तियारात मिले उसके बाद निचली सतह तक इख्तियारात क्यों नहीं गए? क्यों नहीं हमने लोकल बॉडीज, जो कि जिस्ट है इस 18वीं तरमीम का, कि वफाक से सूबे और सूबे से निचली सतह तक बल्दियाती इदारों को मजबूत किया जाएगा। हम देख रहे हैं कि आज जो कुछ भी ये बारिशें आप देख लें, ये गटर, ये सारी बहस जो है हमारी, उसमें सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। बुनियादी तौर पे होना चाहिए तो बल्दियाती इदारों का, लेकिन आपने बल्दियाती इदारों को बिल्कुल ट्रिपल किया हुआ है, उनके इख्तियारात सल्ब किए हुए हैं। तो जहाँ ये सारी डिबेट होती है, जो क्रेडिट लिया जाता है 18वीं तरमीम का, तो पहले ये तो बताएं क्यों सिंध में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं होता? विफाक में क्यों होता है? चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में क्या लिखा हुआ है? ये बातें जब जो चीज अपने को सूट करती है वहां ये बात अप्लाई कर ली जाती है और बाकी चीजें भूल जाई जाती हैं। जो आपने दूसरी बात की, इमरान खान को पार्टी के किस लीडर से थ्रेट होगा? ये अजीब ही मज़ाक़-खेज़ सी बात है ना। कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता था ये जरूर, वो उनकी सियासी गलती जो है, देखें उनकी जो 3 बड़ी सियासी गलतियां हैं मैं समझता हूं, वो तो पहली तो उन्होंने जैसे उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया, इसके बावजूद कि वहां वो इवन चौधरी परवेज इलाही को अगर चीफ मिनिस्टर बनाते तो बहुत उनको फायदा होता उनको, क्योंकि वो ना सिर्फ ये कि उनको तजुर्बा था, बल्कि वो मुस्लिम लीग नून को भी अच्छी तरह समझते हैं, उनके लोगों को अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन वो गलती की खान साहब ने। दूसरी, परवेज खटक को खैबर पख्तूनख्वा से हटाकर, वहां हमने देखा कि उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत हाल बनी, कभी महमूद खान को लाया गया, फिर अली अमीन गंडापुर को लाया गया। जो परवेज खटक की शार्पनेस थी वो, और उन्होंने 2013 के बाद 2018 में 2/3 अक्सरियत दिलवाई तहरीक इंसाफ को। तो इमरान खान साहब ने, और तीसरी बड़ी सियासी गलती, उन्होंने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तोड़ के की। ये मैं समझता हूँ उससे तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद आप देखें कि 2022 में जब उनकी हुकूमत खत्म हुई, सही कह रहे हैं, तो तहरीक इंसाफ आज तक कोई मुनज़्ज़म तहरीक ये वो गलतियां हैं जो ना ही तहरीक इंसाफ दोहराए तो उनके लिए बेहतर है, उनका सर्वाइवल इसी में ही मुमकिन है। मज़हर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमें बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमने ब्रेक ले ली। ब्रेक से